Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss about nursing diagnosis. लास्ट वीडियो में हमने एनसीपी को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने असेसमेंट वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस की 5 टाइप्स हैं। पहली जो है वो सिंड्रोम डायग्नोसिस, वेलनेस डायग्नोसिस, एक्चुअल डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो हम एक्चुअल डायग्नोसिस में करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस में, और एक रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में करेंगे। पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आता है और जो उसको उस टाइम प्रॉब्लम या डिजीज़ में प्रेजेंट होती है, उसके लिए हम एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसमें उस टाइम पे वो चीज़ प्रेजेंट है। रिस्क डायग्नोसिस वो होती है जिस चीज़ के अभी वो चीज़ हुई नहीं है लेकिन उसके होने का रिस्क है। यानी कि अगर पेशेंट इमोबाइल है या अनकॉन्शियस है तो उसके फॉल का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन अभी वो गिरा नहीं है वहाँ से, लेकिन वो गिर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिस्क डायग्नोसिस है। जैसे कि कोई चीज़ अभी हुई ना हो लेकिन उसके होने का ख़तरा हो, तब हम लोग उस टाइम पे रिस्क डायग्नोसिस बनाते हैं पेशेंट की। जब हम डायग्नोसिस बना रहे होंगे उस टाइम पे हम लोगों को नेक्स्ट 3 चीज़ों पे ना फोकस करना होता है। एक प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है पेशेंट को, सबसे पहले हमने वो लिखनी होती है। फिर एटियोलॉजी लिखनी होती है। फिर साइन एंड सिम्टम्स लिखने होते हैं। ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं जितनी सारी चीज़ें। प्रॉब्लम में हम लोग हो सकती है प्रॉब्लम, पेन हो सकता है पेशेंट को, डायरिया हो सकता है, एग्जाइटी हो सकती है। उसके अलावा ये हम लोग प्रॉब्लम के अंदर लिखेंगे। इसके साथ हम लोग क्वालिफायर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्टर्ड, डिसफंक्शनिंग, इनइफेक्टिव, क्रोनिक और एक्सेसिव। इसके अलावा और भी बहुत से क्वालिफायर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं डायग्नोसिस बनाते हुए। नेक्स्ट एटियोलॉजी में हम देखते हैं कि कॉज क्या है, कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम हुई है उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। तो वो वजह हम लोग एटियोलॉजी में लिखते हैं, और हम वजह लिखने से पहले, कॉज लिखने से पहले रिलेटेड टू का वर्डिंग यूज़ करते हैं। ये हम डालते हैं बीच में रिलेटेड टू, और फिर वो कॉज लिखते हैं कि किस वजह से हुई है। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। लास्ट में हम लोग साइन एंड सिम्टम्स डालते हैं, जिसको हम लोग रिलेट करते हैं एज एविडेंस बाय से। एज एविडेंस बाय की हेडिंग बीच में लिख के फिर नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना होता है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या, हमें कैसे पता चला कि ये कोज है पेशेंट के अंदर, तो वो हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स फिर लास्ट में लिखने होते हैं। अच्छा, तो मैं अब आपको ना कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी एक्चुअल डायग्नोसिस के और रिस्क डायग्नोसिस के। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में हम लोग ये थर्ड वाली पे जाते हैं। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रेकियल ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय कफिंग या डिस्निया। सबसे पहले हम लोगों ने पेशेंट की प्रॉब्लम लिखी कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फिर उसके बाद रिलेटेड टू की हेडिंग डाली हम लोगों ने। उसके बाद कॉज लिखा कि ये इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है क्यों, वजह क्या है इसकी। तो ट्रेकियल ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन है, और एज एविडेंस बाय कफिंग या डिस्निया, कि हम लोग साइन हमें नज़र आ रहा है, साइन सिम्टम्स जो हमें नज़र आ रहे हैं कफिंग या डिस्निया। जो हमारे पास रिस्क डायग्नोसिस होती है उसमें हम लोग इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी ये है। रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इसमें हम लोग एज एविडेंस बाय वाला जो है एक पार्ट है वो स्किप कर देते हैं, वो नहीं बीच में डालते हैं। मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स हम इसमें नहीं लिखेंगे। सिर्फ हम लोग इसमें रिस्क डायग्नोसिस की एक चीज़ ये होगी कि उसमें हमेशा फर्स्ट पे ना रिस्क हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्दर उसको लिखेंगे कि रिस्क फॉर फॉल रिलेटेड टू इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। एज एविडेंस बाय वाला जो बीच में पार्ट है वो इसलिए स्किप किया गया क्योंकि साइन सिम्टम्स वो तब हमेशा होते हैं जबकि हमें एक्चुअल चीज़ नज़र आ रही होती है उस टाइम पे। अब ये चीज़ जो है ये रिस्क पे है, ये अभी एक्चुअल हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम इसके लिए रिस्क डायग्नोसिस के लिए हम लोग साइन सिम्टम्स वाला पार्ट स्किप कर देते होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।